जेपी मॉर्गन एक ऐसा बंदा जिसने 1893 में यूएस में हुए डिप्रेशन की वजह से जो इंडस्ट्रीज बिल्कुल डूबने की कगार पर थी, बिल्कुल खत्म होने की कगार पर थी, जेपी मॉर्गन ने ही उन इंडस्ट्रीज को डूबते डूबते बचाया। ऑक्यूपेशन की बात करें तो बंदा फाइनेंशियर, बैंकर और इन्वेस्टर भी है। यूं तो बंदे के पास बचपन से ही काफी पैसा था, लेकिन लेजेंड तो वही कहलाते हैं जो खुद के दम पर नाम और पैसा कमाते हैं। ऐसी ही कुछ है जेपी मॉर्गन की कहानी। सो फाइनली मोटी मोटी बातों को साइड करके बढ़ते हैं साफ, क्लियर एंड कट बातों की तरफ और शुरू करते हैं हमारे वीडियो का टाइटल, हाउ जेपी मॉर्गन बिकम बिगेस्ट फाइनेंशियर एंड बैंकर। जेपी मॉर्गन, जिनका पूरा नाम जॉन पीटर पेंट मॉर्गन है, इनका जन्म 1837 में एक बहुत ही रिच फैमिली में हुआ और इनके फादर भी एक फाइनेंशियर और बिजनेसमैन थे। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद जेपी मॉर्गन ने डेकन शेयरमैन नाम की कंपनी ज्वाइन कर ली, जो कि इनके खुद के पिता की ही कंपनी थी। बट अभी भी इनका इंटरवल आया नहीं है, क्योंकि अभी भी ये अपने पिता के ही अंडर में काम कर रहे थे और इन्हें ज्यादा फ्रीडम नहीं मिल पा रही थी कुछ बिजनेस में इनोवेशन करने के लिए। ये इनके फादर का बिजनेस इनकी बाउंड्री लाइन में रहकर ही कर रहे थे। बट जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। 1819 में इनके पिता की डेथ हो जाती है और यहीं से इनकी स्टोरी बूस्ट अप होना चालू होती है। दोस्तों, जेपी मॉर्गन ने थॉमस अल्वा एडिसन की भी काफी मदद की और उनकी कंपनी को खड़ा करने के लिए उन्हें फंड्स भी दिए और फिर दुनिया का पहला पावर स्टेशन भी बनवाया। सो इंटरवल चालू हो गया और अब हम जानने वाले हैं कि कैसे जेपी मॉर्गन ने एक्यूजेशन की डूबती हुई कंपनी को वापस रन करवाया और कैसे उनका नाम इतना बड़ा हो गया कि पूरा अमेरिका उन्हें आज भी याद करता है। फिर 1871 में एंथोनिया ड्रेक्सन के साथ पार्टनरशिप करके, जो कि एक बैंकर था, उसके साथ पार्टनरशिप करी और ड्रेक्सल मॉर्गन एंड कंपनी स्टार्ट करी। मेनली इस कंपनी का काम दूसरे इंस्टीट्यूट्स को फंड देना था, उन्हें फाइनेंस करना था जब उन्हें नीड हो। फिर 1893 में एंथोनिया ड्रेक्सन की डेथ हो जाती है और फिर उसके बाद पूरा कंट्रोल उस कंपनी का जेपी मॉर्गन के पास आ जाता है और उस टाइम पे जेपी मॉर्गन उस कंपनी का नाम बदलकर रख देते हैं जेपी मॉर्गन एंड कंपनी। उसी टाइम पीरियड में यूएस में एक बहुत बड़ा डिप्रेशन आ जाता है और जो कि उस टाइम पर कुछ रेल रोड्स कंपनी बहुत ही ज्यादा लॉस में थी और खत्म होने के कगार पर थी। उन डूबती हुई कंपनी को जेपी मॉर्गन खरीद लेते हैं और लगभग यूएस की पूरी 20 से 25% रेल रोड कंपनी जेपी मॉर्गन के अंडर में आ जाती है और धीरे धीरे वो रेल रोड्स कंपनी भी काफी अच्छा परफॉर्म करने लगती है और प्रॉफिट जनरेट करने लगती है। लेकिन उसके बाद कुछ बुरा होता है। 1901 में यूएस में नया प्रेसिडेंट आता है और वो देखता है कि कई बिजनेसमैन बहुत ही ज्यादा मार्केट में मोनोपोली बना के रखे हुए हैं और एक सेक्टर को पूरा का पूरा कवर करके रखे हुए हैं। तो यही प्रेसिडेंट जेपी मॉर्गन पर एंटी ट्रस्ट एक्ट के तहत केस कर देता है और फिर 3 साल बाद 1904 में सुप्रीम कोर्ट भी क्लियर चेक दे देता है जेपी मॉर्गन को कि उनको उनकी कंपनी, जो कि नॉर्दर्न रेलवेज नाम से चला रहे थे, उन्हें अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना होगा और अलग अलग वेंचर्स को देना होगा, जिससे कि उनकी मोनोपोली टूट जाए इस मार्केट से। अब मोनोपोली प्रेसिडेंट को इसलिए तोड़नी थी क्योंकि मोनोपोली होने के कारण लेबर को अच्छा वेज रेट नहीं मिल रहा था। बट वो रुके नहीं और 1891 में उन्होंने थॉमस अल्वा एडिसन के साथ एक बिजनेस करना स्टार्ट किया और एडिसन जनरल इलेक्ट्रिक और थॉमस हॉस्टन इलेक्ट्रिक का दोनों का ही मर्जर कराया और एक न्यू कंपनी फॉर्म कर दी, जिसका नाम रखा गया जनरल इलेक्ट्रिक्स। कुछ ही टाइम में ये जनरल इलेक्ट्रिक्स यूएस की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग फर्म बन गई और ये भी काफी अच्छा परफॉर्म करने लगी। ये भी कम है और सुनो, 1901 में उन्होंने एंड्रयू कार्नेगी की स्टील कंपनी को खरीद लिया, जिसका नाम था कार्नेगी स्टील, $480 मिलियन में। और फिर कुछ ही टाइम बाद जेपी मॉर्गन के पास जो छोटी छोटी स्टील कंपनीज थी उसका और कार्नेगी स्टील का मर्जर करा दिया और यूएस स्टेट स्टील नाम से कंपनी बना डाली। कुछ ही टाइम में यूएस स्टील दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई, सबसे पहली $1 मिलियन कंपनी बन गई। नेक्स्ट, यू नो व्हाट द अमेजिंग पार्ट इज, उस टाइम पर यूएस में कोई सेंट्रल बैंक था ही नहीं और जब भी गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फंड की जरूरत पड़ती या किसी भी बहुत बड़े वेंचर को फंड की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती तो उनके दिमाग में कोई नाम आता तो वो था सिर्फ जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन ही इतना बड़ा फाइनेंशियर था पूरे यूएस में कि वो किसी भी सिचुएशन में कितना ही बड़ा अमाउंट फंड कर सकता था। फिर से 1893 में एक ग्रेट डिप्रेशन आता है और यूएस की इकोनॉमी को कोलैप्स होने से फिर से जेपी मॉर्गन ही बचा लेता है और फिर 1907 के रिसेशन के बाद जेपी मॉर्गन समझ जाते हैं कि उन्हें अपनी पावर से पूरे बैंकिंग सेक्टर को अपने हैंडल में कर लेना चाहिए और वो ऐसा कर भी लेते हैं और इसी के चलते यूएस गवर्नमेंट घबरा जाती है और उसी टाइम पर वो सेंट्रल बैंक की स्थापना कर देती है। 1907 के रिसेशन की वजह से NYSE यानी कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ गया था, बहुत ज्यादा लॉस में आ गया था। इतना की कोलैप्स होने वाला था। लेकिन उस टाइम पर भी जेपी मॉर्गन ने उन्हें फाइनेंस प्रोवाइड किया और वापस उठने में मदद करी और फिर से एनवाईएसई अच्छी से परफॉर्म करने लगा। ऐसी एक भी इंडस्ट्री जेपी मॉर्गन ने नहीं छोड़ी जिसमें इन्होंने अपना योगदान नहीं दिया हो, जिसमें इन्होंने बिजनेस नहीं किया हो।
सारी इंडस्ट्री को यूएस की बूस्टअप किया और एक लीडर बने जिनका बहुत ज़्यादा योगदान है यूएस की आज इतनी ग्रोथ में। साल 2000 में जेपी मॉर्गन फिर से नहीं रुकते और फिर से एक चेज नाम की कंपनी से अपनी कंपनी का मर्जर करा लेते हैं और नाम रखा जाता है जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी। और आज ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी 12वीं कंपनी है। जेपी मॉर्गन सच में एक लेजेंड साबित हुए यूएस की पूरी इंडस्ट्रीज और पूरी इकोनॉमी के लिए। सच में इस बंदे ने पावर ऑफ एक्विजिशन को समझाया पूरी यूएस इंडस्ट्री और पूरी बिजनेस इंडस्ट्रीज को दुनिया भर की, कि कैसे एक डूबती हुई कंपनी को भी आप संभाल सकते हो और उसे वापस ग्रो अप और मोर प्रॉफिटेबल बना सकते हो। साथ ही साथ जेपी मॉर्गन एक रिस्क टेकर भी बने। इन्होंने कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ी, जो भी अपॉर्चुनिटी इनके पास आई इन्होंने उस पर वर्क किया और उसे सक्सेसफुल भी बनाया। बट एट द एज ऑफ 75 इन 1913 में इनकी डेथ हो गई और इनकी डेथ की वजह से पूरा यूएस काफ़ी टाइम तक बहुत सैड रहा। साथ ही साथ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज भी 2 घंटों के लिए बंद रहा। बट इनकी स्टोरी का ही एक छोटा सा पार्ट और देखते हैं क्या था इनका एक सक्सेस मंत्र। एक बंदा इनके पास आता है और उन्हें एक लिफाफा दिखाता है और बोलता है कि इस लिफाफे के अंदर एक कागज है और उसमें गारंटीड सक्सेस का फॉर्मूला लिखा हुआ है। और वो कहता है ये लिफाफा मैं आपको तभी दूंगा जब आप मुझे $25,000 देंगे। जेपी मॉर्गन उस बंदे से कहते हैं कि यार मैं पहले $25,000 तो आपको नहीं दे सकता, लेकिन हाँ अगर आप इस लिफाफे में से मुझे वो सक्सेस मंत्र पढ़ के बताएं और अगर वो सक्सेस सीक्रेट मुझे पसंद आता है तो मैं आपको ज़रूर $25,000 अभी दूंगा। एंड जब जेपी मॉर्गन उस सक्सेस सीक्रेट को पढ़ते हैं तो वो उसमें देखते हैं कि पहला टास्क था अपना जो भी वर्क है सुबह उठकर सबसे पहले उसे लिख लो और आपका वर्क आपके गोल से रिलेटेड होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपके गोल से रिलेटेड। और सेकंड लाइन थी कि उस वर्क को उस दिन में उस टाइम ड्यूरेशन में कैसे भी पूरा करो। एंड यही स्टेप जब आप रेगुलर रोज करते जाते हो तो आपका काम बहुत ज़्यादा जल्दी होने लग जाता है और आप काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल बन जाते हो और काफ़ी जल्दी अपनी सक्सेस को अचीव भी कर लेते हो। सो ये सक्सेस सीक्रेट आपने भी कई बार सुना होगा, लेकिन शायद 1 या 2 दिन ही फॉलो कर पाए होगे। लेकिन भाई वेट, अगर बिजनेस में उतरना है ना तो प्लीज ये सक्सेस लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस में रोज डेली डायनामिक टास्क हमको परफॉर्म करने होते हैं और वो डायनामिक टास्क हमको याद भी होने चाहिए और उसी दिन में वो कंप्लीट भी होने चाहिए, तभी हमारा बिजनेस बूस्ट अप कर पाता है और जल्दी से ग्रो कर जाता है। सो जेपी मॉर्गन द लेजेंड की ये बिजनेस केस स्टडी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताना। और यार ऐसी वीडियोस बनाने में काफी मेहनत लगती है, सो प्लीज यार एक लाइक, सब्सक्राइब आपकी मर्जी, और हाँ शेयर जरूर कर देना ताकि आपका अगर कोई फ्रेंड बिजनेस करना चाहता है तो उस तक ये जानकारी जरूर पहुंचे। मिलते हैं ऐसी ही अमेजिंग नई केस स्टडी में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।